नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 11 लाख रुपया लेकर के किसान बैठे हैं और भाजपा प्रत्याशी को बुला रहे हैं। आओ, ब्याज समेत पैसे ले जाओ या तो माफी मांगो। अब क्या भाजपा के प्रत्याशी गांव में तो पहले ही नहीं घुसने पा रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है। क्या अब माफी भी घूम घूम के मांगेंगे? ये नौबत आ गई है। वोट मांगने के समय में घूम घूम कर माफी मांगने की नौबत आ गई। इस विषय पर डिटेल से हम समझेंगे, वीडियोस दिखाऊंगा मैं, बाइट सुनवाऊंगा मैं, मामला क्या है और पैसा देने के लिए जो तैयारी है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा में रविंद्र सिंह सेवराण साहब को आप जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम, द फोर्थ स्टेट। रविंद्र भाई भी हरियाणा के चक्कर काट रहे हैं, अभी बस फील्ड से लौट करके और बैठे हैं चर्चा में। हिसार के इलाके में गांव गांव अभी लोगों के मूड को भांप रहे हैं। रविंद्र भाई, ये मामला है चर्चित विधायक देवेंद्र बबली का। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से कैंडिडेट है। वह मामला क्या हुआ हम डिटेल में तफसील में बाद में बताएंगे। पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा एक बाइट है एक नौजवान की, एक किसान की, वो बाइट जरा सुनवाइए, अपने आप तस्वीर साफ होगी। बाइट सुनवाइए। विरोध करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सवाल जवाब पूछने के लिए आए हैं देवेंद्र बबली से। जैसे देवेंद्र बबली मंत्री था उस समय हमारे गांव के स्कूल में लड़कियां बैठी थी, पूरे गांव की बच्चियां थी, वो उनको वहाँ पे देवेंद्र बबली आकर के पावर दिखा रहे थे। उनको बोल रहे थे मेरी जेब में पावर है, 8 महीने बैठी रहो, मैं स्कूल नहीं होने दूंगा अपग्रेड, मेरे खिलाफ क्यों बैठे हो? तो उसी को लेकर के आज सवाल पूछना था, किसान आंदोलन को लेकर के इनसे सवाल जवाब करना था। लेकिन सवाल सुनने की बजाय जो हमारे देवेंद्र बबली है यहाँ के उम्मीदवार भाजपा के, वो भाग रहे हैं, भागने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में आना पड़ेगा। वोट जनता की है, पावर है वो जनता है। ये रही कहानी का, ये कभी कहानी का एक हिस्सा था बस। सोचिए रविंद्र भाई, सुना आपने? बच्चियां बैठी थी, बेटियां स्कूल में बैठी थी और बबली गए स्कूल की बच्चियों को। ये लोग कैसे चुनाव में जा रहे हैं वोट मांगने? बच्चियों को अपना पावर दिखा रहे थे कि 8 महीने बैठे रहो, अपग्रेड नहीं होने दूंगा स्कूल, स्कूल अपग्रेड नहीं होने देंगे। इसके लिए अपग्रेड करने के लिए धमकाते तो एक बात समझ में आता कि नहीं, मैं अपग्रेड करवा के रहूंगा कितना भी विरोध करो। ये इसलिए धमका रहे थे कि तुम कुछ भी कर लो, अपग्रेड नहीं होने दूंगा। जनाब विरोध वाली तस्वीर दिखाइए, कंट्रोल रूम विरोध वाली तस्वीर दिखाइए, ये स्क्रीन पर लाइए विरोध की तस्वीर। किस तरह से चारों तरफ से घिरे हैं। इतने मतदाता नहीं मिलेंगे जितने विरोध करने वाले लोग जुट गए। ऐसी जनसभाएं नहीं दिख रही है भाजपा की कि इतने लोग इकट्ठा हो। ये देखिए जरा, पूरा हुजूम है, पूरा हुजूम। मैंने ऑडियो बंद कर रखा है क्योंकि ऑडियो में आपत्तिजनक नारेबाजी भी हो जाती है। लेकिन चारों तरफ अगर ऐसे समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो जाती तो आज ही देवेंद्र बबली का चुनाव उनके फेवर में हो गया होता। जिस तरह विरोध करने वाले देखिए कैसे हुजूम चारों तरफ से लिपटा पड़ा है। ये तस्वीर है विरोध की। अब इस विरोध के बाद किसान आंदोलन को लेकर के भी सवाल पूछना चाहते थे रविंद्र भाई बबली से। वहां के लोग, किसान संगठन के लोग, ये सब सवाल पूछना चाहते थे। इसमें एक किसान संगठन है, मैं उसका नाम भी बताऊं, वो इसमें एक्टिवली जो है इनके खिलाफ खड़ा था और सवाल पूछ रहा था। और ये नड़ेल गांव है ना, गांव का नाम बता दूं, नड़ेल। यहाँ पर जो जिला परिषद के मेंबर हैं, मेंबर प्रतिनिधि और मनोज बबली के पीए हैं गगनदीप। गगनदीप ने इस बवाल को और बढ़ा दिया जब यहाँ पर किसानों के जत्थेबंदियों ने बबली का विरोध किया नड़ेल गांव में। तो इन्होंने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी को जो 11 लाख रुपए दिए गए हैं वो पैसा वापस कर दो भाई। वापस क्यों मांगा? इस विरोध के बाद, किसानों का विरोध था, इस विरोध के बाद इन्होंने, साहब ने कहा कि इनके लोगों ने, कि जो उस गांव का गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे से एक ऐलान किया जाए कि जो भी गांव के बाहर के लोग हैं वो अपने जान माल की हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। खुद जिम्मेदार मतलब आपकी जान माल को भी खतरा है, आप विरोध कर रहे हो। इसके बाद जो है भाईचारा कायम रहे इसलिए गुरुद्वारे ने मना कर दिया। गुरुद्वारों को यही करना चाहिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनके लिए भाईचारा पहले होना चाहिए, नेता नगरी से पहले। मना कर दिया, गुरुद्वारे ने मना कर दिया, यही बात अखर गई।
भाई पावरफुल लोग हैं, अखर गई, कहा 11 लाख रुपए दिया था हमने आपको, जो है वो वापस कर दो। अब 11 लाख जब वापस करने की बात आई तो एक चेक है, मैं आपको चेक दिखाता हूं, दिखाइए कंट्रोल रूम, चेक दिखा दीजिए। ये 11 लाख का चेक देखिए, बकायदे इस पे देखिए देवेंद्र सिंह बबली का नाम लिखा है, 11 लाख रुपए अमाउंट भरा हुआ है, और पीछे किसान यूनियन का झंडा भी आप देख सकते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा है, उग्राहा गुट जो है उसका है, और 11 लाख रुपए तैयार है। अब ये 11 लाख हटा दीजिए इसको, ये 11 लाख का चेक लेकर के वहां बैठे हैं किसान कि अब या तो आओ माफी मांगो, और नहीं तो सूद ब्याज समेत अपना ये पैसा लेके जाओ। तुम्हारे 11 लाख के मोहताज न गुरुद्वारे के लोग हैं, न गुरुद्वारा कमेटी है, न किसान है, और न मतदाता है। ऐसी हालत आपने हरियाणा के बहुत चुनाव देखे हो, ऐसी हालत देखी कि वोट मांगने गए थे, वहां कह रहे हैं पैसा ले लो लेकिन वोट मत मांगो, ले जाओ 11 लाख तुम, लेकिन निकलो, यहाँ आना मत। फिर कभी देखा ऐसा? जी नमस्कार आशीष भाई। और वाकई देखिए, जो आप 2 वीडियोज आपने दिखाए, और तीसरा वीडियो भी मुझे लगता है इसमें हम लोग जोड़ के अगर बात करेंगे तो पूरी मुकम्मल तस्वीर पेश हो जाएगी, जो मनोहर लाल खट्टर का था, जिसमें वो लड़के को धमका रहे थे या उनको बाहर कर रहे थे। वो मसला नहीं था, मसला है कि मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ हाँ, मतलब ये तीनों वीडियो को हम लोग अगर एक लाइन में डाल के देखेंगे आशीष भाई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरकारों का काम तो हिम्मत देना है, हुकूमतों का काम तो भाई हमारा संविधान क्या कहता है? मेरी हिम्मत की, आशीष चित्रांशी की हिम्मत की रक्षा कौन करेगा? सरकारें करेंगी ना। सरकारों को तो जिम्मेदार दिया गई है ना सर, ये अख्तियार तो सरकारों का है कि भाई अगर हमारी हिम्मत कमजोर पड़ती है तो सरकार हिम्मत देगी मेरे को, मेरे अधिकार अगर कहीं कमजोर पड़ते हैं तो सरकार बचाएगी। हुकूमतों का तो काम यही होता है ना सर। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक तरीका और क्या हो सकता है किसी हुक्मरान के लिए, जो लॉ मेकर है उसका काम कानून बनाना है, जो हिंदुस्तान की सरकार का, हुकूमत का एक वजीर है, और वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसी स्थिति समाज के दौर पे आई है। समाज में, हरियाणा में भी खास तौर पर, और कई अलग अलग इलाकों में हम लोग आजकल एक देख रहे हैं कि जो लोग अपने कारोबार से पैसा कमाते हैं, किसी भी तरह कमाते हैं, वो टैक्स भरते होंगे, तो हम लोगों को उनके कारोबार पर कोई सवाल खड़ा करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन जब वो बहुत पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद उनको राजनीति में जाने का शौक चरमराता है, और वो शुरुआत इसकी करते हैं समाज सेवा से। समाज सेवी का मुखौटा पहन के वो जनता के बीच जाते हैं आशीष भाई, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग समाज सेवी हैं, और या तो हम लोग लड़कियों के लिए फ्री बस चलाते हैं, हम लोग स्कूल में, कॉलेज में डोनेशन देने लग जाते हैं, या हम लोग गरीबों को कंबल बांटते हैं, इस तरह के, या हम लोग लड़कियों की शादियां कराते हैं। इस तरह के ढेरों काम है। जो बच्चा गरीब है उसकी फीस भर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही चतुरता के साथ केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में करते हैं। अब हमारी जानकारी में तो समाज सेवी मदर टेरेसा जैसे लोग हुए हैं, और उनको तो इसके अलावा जो समाज सेवी होते हैं, भारत सरकार उनको हर साल पद्म अवार्ड देती है। और जिसको या तो मदर टेरेसा जैसे लोग हैं, या बचपन बचाओ आंदोलन वाले कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग हैं। हमारे हिसाब से तो ये लोग समाज सेवी हैं, जो कभी राजनीति नहीं करते, इलेक्शन नहीं लड़ते। तो ये लोग समाज सेवी का चोला ओढ़ के और फिर जनता के बीच जाते हैं। देवेंद्र बबली भी उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कारोबार करके पैसा कमाया, और उस पैसे के माहौल को बना के वो समाज सेवी का चोला ओढ़ के और जनता के बीच गए। वहां से उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। अब चुनाव जीतने की प्रक्रिया में उन्होंने जो है 11 लाख रुपए का जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने डोनेट किया। अब डोनेट किया तो डोनेशन तो महादान, गुप्त दान महाकल्याण। दान तो वो होता है ना जो इस हाथ को दिया जाए तो उस हाथ को पता ना लगे। अगर आपने अपने दिए गए दान के बारे में किसी के सामने जिक्र कर दिया तो अपने यहाँ तो आम कहावत है कि उसका तो कोई फल मिलता ही नहीं है। फिर अगर अपने मुंह से आपने बोल दिया कि मैंने आशीष को उस वक्त पे 2 लाख रुपए की मदद की, तो वो तो पानी में डाल दिया ना सर मैंने। अब इतने बड़े समाज सेवी बनते हैं, कहते हैं,
और उसके बाद अगर वो गुरुद्वारों से भी पैसा कि हमारा पैसा वापस कीजिए, तो मुझे लगता है देखिए समाज सेवियों के बारे में भी हमको एक नई तरह की परिभाषा घड़ने की जरूरत है। हम लोग को उनको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर ये समाज सेवी के तौर पर जो लोग हमारे सामने आते हैं, क्या ये वाकई में हमारे वोट के अधिकारी हैं? क्या इनको हमको वोट दे देना चाहिए? और ऐसी स्थिति में जब किसानों की आत्महत्या भी हमने कल देखी, खबर है कि खनौरी बॉर्डर पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। 750 किसानों की शहादत हुई। उस वक्त पे ये देवेंद्र बबली किसानों का विरोध करते थे, किसानों का समर्थन करते थे, लेकिन जैसे ही इनको मंत्री बनाया गया, ये सरकार के पक्ष में बोलने लगे। और उसके बाद सरकार के पक्ष में बोलने के बाद इन्होंने उसके बाद सरपंच जो हरियाणा में थे, उन सरपंचों इनके पास पंचायत महकमा था, पंचायत मिनिस्ट्री, पंचायत एंड डेवलपमेंट। तो पंचायत में सरपंचों के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा पूरे हरियाणा में। सरपंचों ने इनका जगह जगह पर विरोध किया। उसके बाद जेजेपी मूल रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, टिकट नहीं मिली तो रातों रात जंप कर गए जेजेपी में। जेजेपी से टिकट मिल गई, लोग विधानसभा का चुनाव जीत गए। अब जेजेपी ने इनको मंत्री बनाया अपने कोटे से, और जैसे ही लगा कि अब जेजेपी की स्थिति खराब है तो जेजेपी को छोड़ दिया। तो सबसे पहले कांग्रेस के दफ्तर में देखे गए। जब कांग्रेस के दफ्तर में दीपक बाबरिया ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, कहा कि भैया हम लोग नहीं ले पाएंगे आपको, तब जाके बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। पहले तो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने इनका विरोध किया, इनको मना कर दिया। दीपक बाबरिया ने बोला कि आपको कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। अब इनको शायद इस बात का एहसास होगा कि अब वो मंत्री हैं, और जैसे ही वो जाएंगे कांग्रेस में, तो कांग्रेस में सारे नेता मंत्री पलक पावड़े बिछा के इनका स्वागत करने के लिए आएंगे। लेकिन ये कांग्रेस ने बड़ा जिस तरह की जो पॉलिटिक्स की है कि जो लोग पार्टी को छोड़ के गए थे उनको हम लोग नहीं लेंगे, और इसी क्रम में माना जा रहा है कि एक सावित्री जिंदल भी हैं, उनको भी लेने से इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे, हम तो उन लोग अपने जो कार्यकर्ता जो बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे थे उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी के तहत उनको पार्टी ने लेने से मना कर दिया, तब जाके बीजेपी से टिकट लिया, और जिस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे आज उसी की सपोर्ट से उसी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उसी बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। तो आप बताइए, किसान आंदोलन में जिस व्यक्ति का अलग चरित्र रहा हो, उसके बाद मंत्री बनने के बाद बदल गया हो, कभी एक पार्टी में जाते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं, अब 3 बरस में कितनी पार्टियां, 5 बरस में इन्होंने बदल लिया। आप देख लीजिए, जब जेजेपी में थे तो अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोलते थे, उसके बाद मंत्री बना दिया तो चुप हो गए, मंत्री बनने के बाद जब पार्टी हाशिए पर आ गई तो फिर अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोलते रहे, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया गया तो अब बीजेपी से टिकट लेके कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस तरह के जो अवसरवादिता है, उस अवसरवादिता से मुझे लगता है लोग अब परेशान हैं, और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे सर। सवालों के जवाब तो जमहूरियत में मांगने का अधिकार सबसे ज्यादा किसको है? जनता को ही तो है। हमारा वोट लेके आप मंत्री बनते हैं, हमारा वोट लेके विधायक बनते हैं, तो सवालों के जवाब कराची वाले लोगों का देंगे। टोहाना के विधायक हैं तो टोहाना के लोगों को ही तो जवाब देंगे ना सर, उसमें क्या गलत? हाँ, सभ्य तरीके से सवाल पूछे जाने चाहिए, सभ्य तरीके से जवाब देने चाहिए। ये तो जमहूरी निजाम हमको कहता है, हमारा आइन जो हिंदुस्तान का संविधान बना है उसमें यह अख्तियार दिया गया है हमको। उस अख्तियार का सम्मान तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, वो तो कहते हैं कि मेरी सरकार तो ट्रांसपेरेंट है, तो उसी ट्रांसपेरेंसी के तहत लोग सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने में क्या दिक्कत है किसी को? और ऊपर से आप अब गुरुद्वारों से पैसा मांग रहे हैं सर। गुरुद्वारे तो हिंदुस्तान के गुरुद्वारों की तो आशीष भाई, ये तो 450-500 साल से दुनिया को खाना खिलाते आ रहे हैं सर। इनको किसके 11 लाख रुपए की जरूरत है? इनका तो लंगर, ये तो गुरु का लंगर है, गुरु घर है सर। इसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान ने जिसको बनाया है इसमें तो कभी पैसा खत्म ही नहीं होगा। अगर आप गुरुद्वारे में पैसा देके ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर गुरुद्वारा और गुरु के शिक्षाओं के बारे में आपने जानकारी हासिल नहीं करी। अगर आपने इस तरह की बात बोल दी तो ये तो गुरु का घर है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो भी ये चलता रहेगा। ये तो 500 साल से लोगों को खाना खिला रहा है सर। यूक्रेन जैसे लड़ाइयों में जहां पर कोई नहीं जाता, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भी गुरुद्वारों ने लंगर लगाया है। इजराइल फिलिस्तीन की देख लीजिए, जहां जहां मानवता पर संकट, भारत की बात नहीं कर रहा हूं सर मैं, जहां जहां मानवता पर संकट आया, ईरान इराक का लड़ाई देख लो, किसी मुल्क में आप हैटी तक का इलाके में देख लो सर, जहां पर भुखमरी महामारी है, वहां पर भी इस समुदाय के लोगों ने अपनी जान हथेली पर लेके लोगों की सेवा की है।
जब कश्मीर की बाढ़ आई 2013 में, उस वक्त पे जब सब कुछ जाम हो गया था, तब भी इन्होंने थोड़ी सी जगह लेके और वहीं पर लंगर चालू कर दिया। पूरा हमने देखा किसान आंदोलन। इनको किसके 11 लाख रुपए की जरूरत है सर? इनको तो ऊपर वाला दे रहा है। और उस पर एक मंत्री होने के बाद, विधायक होने के बाद अगर इस तरह की बात केवल कि आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो आपको उस पर दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है ये तो रिकंसिडर करने की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिकंसिडर करने की जरूरत है कि जिन लोगों को टिकटें दी जाती हैं या जिन लोगों को विधायक बनने के लिए प्रत्याशी बनाया जाता है, कि क्या वाकई वो लोग कानून का सम्मान करना जानते हैं? क्या वो हमारे हक का, हुकूक का, हमारे अख्तियारात का सम्मान कर सकते हैं? सवाल पूछने का अधिकार अगर हमसे छीन लिया जाएगा तो जमहूरियत में क्या बचेगा आशीष भाई? आज मेरे में, आशीष भाई में और एक चाइना में बैठे व्यक्ति में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है कि मैं सवाल पूछ सकता हूं मेरी सरकार से। भाई मैं बीजिंग में बैठा हूं, मैं मॉस्को में बैठा हूं, मैं नॉर्थ कोरिया में बैठा हूं और मैं दिल्ली में बैठा हूं। इन चारों में अंतर बता दीजिए क्या है? मेरे हिसाब से तो एक अंतर है। सांस तो वो लोग भी ले रहे हैं ना सर, लेकिन मेरे पास सवाल पूछने का अधिकार है। मैं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता हूं। नॉर्थ कोरिया में कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। हाँ? तो हमको वो अधिकार भी छीन लेंगे तो सर कैसे हम लोग, ये जमहूरियत फिर वाइब्रेंट कैसे रह जाएगी? लोकशाही कैसे वाइब्रेंट रह जाएगी? और वो भी ऐसे चुनाव के दौरान जहां पहले ही स्थिति खराब है, ऊपर से कंगना रनौत जैसी महान लॉ मेकर हमारे देश में है। अब आशीष भाई, कंगना रनौत जो है वो कोई प्रवक्ता तो है नहीं पार्टी की, वो कोई पदाधिकारी तो पार्टी की है नहीं कि महासचिव हो और पार्टी का बयान हो। वो तो लॉ मेकर हैं। आशीष भाई, कानून बनाने का अधिकार किसका है? कानून बनाने का अधिकार तो लॉ मेकर का है, सांसदों का है। कानून तो और कोई नहीं बना सकता ना इस देश में। और कानून, ये जो उन्होंने टिप्पणी की किसानों के बारे में, उन्होंने जो टिप्पणी की कि ये कानून वापस लेके आने चाहिए, मुझे लगता है ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सांसदों को है और वो एक सांसद हैं, कानून बनाती हैं। जब से वो सांसद बनी है तब से कानून बना रही है। और वो अगर ये कहती हैं कि कानून वापस लेके आने चाहिए, तो इसका मतलब समझिए कि कंगना रनौत को इस बात का अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आ सकती हैं। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आने का अधिकार केवल कंगना रनौत को है। 7.5 जो 543 लोकसभा के सदस्य और 245 राज्यसभा के सदस्य, इसके अलावा कानून कौन बना सकता है इस मुल्क में? हाँ, वही विधायिका है। विधायिका है वो। तो कानून प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी उसकी शक्ल में भी लेके आ सकती है। उनको सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं है, उनको बीजेपी से परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक खतरनाक बयान है। ये बयान जो है, इसको मुझे लगता है बीजेपी को और सबको रिकंसिडर करने की जरूरत है कि आखिर इसके माने क्या। जी आशीष भाई, मैं ये कहूंगा कि एक बार वीडियो प्ले कर दें जरा, वो जो आप कह रहे थे वो वीडियो में चलवा देते हैं जरा। खट्टर साहब वाला वीडियो प्ले कर दीजिए। कंट्रोल रूम, खट्टर साहब वाला वीडियो प्ले करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का ये अपना एक विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। ये भी साफ है ना? ये है कि नहीं है साफ? अरेगा आप, मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। एक बार फिर से देख लीजिए, पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। इसकी हिम्मत, जिस बात को अंडरलाइन किया था, इसी बात को हमने उस दिन अंडरलाइन किया था और रविंद्र भाई ने उसी बात को, क्योंकि हम लोग उसी दृष्टि से करीब करीब सोचते हैं, वो कहा था उसमें पकड़ के ले जाओ, भगाओ। इससे बड़ी बात थी इसकी हिम्मत कैसे हुई। ये अकेले मोदी जी नहीं, पूरे भाजपा में सभी अविनाशी हो गए, नॉन बायोलॉजिकल। इन पर कोई नहीं इनसे सवाल कर सकता है। और ये भगवान से भी पैसा मांग ले रहे हैं रविंद्र भाई। ये भगवान से भी कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते 51 रुपया चढ़ाया था, वापस करो, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अगर देवेंद्र बबली जैसे लोग हो जाएं, तब तो दान पेटी में जो पैसा आता है वो सब संभाल के रखना पड़ेगा और डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं तो आदमी 151 चढ़ाएगा और मांगेगा फिर 551, कहेगा 2100 रुपए चढ़ाए थे, 2100 लौटाओ हमारा।
वही खाता मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मेंटेन करना पड़ जाएगा। बबली साहब तो यही इशारा कर रहे हैं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी हैरानी की बात है। और मुझे लगता है देखिए, ये यहाँ पर एक थिन लाइन हमको अंडरलाइन या थिन लाइन हमको क्रिएट करने की जरूरत है आशीष भाई, कि जब जनता समाज सेवियों को हाथों हाथ लेती है, जिसके पास बहुत पैसा खर्च करने के लिए उनको हाथों हाथ लेती है, और समाज सेवा करना बहुत पुण्य का काम है, वो करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे अगर चुनाव लड़ने की मंशा है, तो मुझे लगता है समाज सेवियों को वो उसी दिन जाहिर कर देनी चाहिए जिस दिन वो किसी गुरुद्वारे में चंदा देने जाते हैं, या जिस दिन वो एक इलाके में बस चलाते हैं कि इस बस में लड़कियों के लिए फ्री राइड है। उस दिन अगर वो ये कहते हैं कि भाई फ्री राइड ले लो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वोट देना पड़ेगा। वोट देना, कहो ना, अगर आप ईमानदारी से जनसेवा कर रहे हैं तो कह दीजिए, क्या दिक्कत है। जिसका इच्छा होगी आपको वोट देने की, आपकी गाड़ी में बैठेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बैठेगा। लेकिन जब आप 1 बरस तक 2 बरस तक उन लड़कियों को लेके जाते हो, फ्री राइड देते हो, उसके बाद कहते हो कि भैया आपको फ्री राइड दिया है तो वोट किसको दोगी। अब जो समाज सेवी, इसमें मैं 10 सेकेंड, यहां तक ठीक है कि वोट हमने फ्री राइड दिया था, वोट किसी और को नहीं दो, हमें ही दो। लेकिन जब इसके आगे ये जुड़ जाए कि अगर नहीं दोगे वोट तो फिर जितने फेरी लगाए हो, जितने बार बस में बैठे हो, सब लिखा हुआ है, वहां आप किराया दो। अब चाहे एक किला बेचना पड़े तुमको, अब लाओ किराया दो, लाओ किराया दो। अब गड़बड़ है मामला यहाँ पर। तो मुझे लगता है यहीं पर एक वो हमको एक थिन लाइन जो होती है उसको और मजबूती से डिमार्केट करने की जरूरत है कि समाज, अच्छा देखिए समाज सेवी की बात आप देखिए, हम लोग इस पर थोड़े से, आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया है। अब जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है, उसको विधायक बन के क्या समाज सेवा में क्या असर पड़ जाएगा। वो तो बिना विधायक करे भी समाज सेवा जारी रख सकता है ना। विधायक बनने की क्या जरूरत होती है। अगर मदर टेरेसा ने सारी जिंदगी काम किया गरीबों के लिए, तो उनको तो कभी चाहत नहीं हुई कि मैं एमएलए बन के और डबल काम कर सकती हूँ। भाई एमएलए बनने का काम तो उस व्यक्ति का है जिसको कानून बनाना है। आपको अगर समाज सेवा करनी है तो समाज सेवा को तो कोई रोकता ही नहीं है देश में, बल्कि सरकारें बढ़ावा देती हैं, उनको ग्रांट देती हैं कि आप एनजीओ हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, आप ताकि और पुण्य करें काम। और अगर आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है पैसे का, तो आप तो खुद ही खुद मुख्तार हैं, आपको तो किसी की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जनता के लिए भी मुझे लगता है ये एक अलार्म है कि उनको भी सोचने की जरूरत है कि जो लोग समाज सेवी का चोला ओढ़ के आते हैं, उनको बहुत गंभीरता से और ध्यान से पहले परखे कि वो लोग वाकई में क्या समाज सेवा करना चाहते हैं, कि उनका उद्देश्य राजनीति का है। और राजनीति का उद्देश्य है, पहले आपने उनसे समाज सेवी के तौर पर सहायता अगर ले ली है, तो जाहिर है फिर वो एक दबाव महसूस करता है इंसान कि भाई हम, इन्होंने इतनी मदद की है, बाकी एमएलए या बाकी लोग तो मदद करते नहीं है, तो हम लोग इनको वोट देंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल के दौर में इस इलेक्शंस में आ रहा है, और वो मुझे लगता है हर स्टेट में है। क्योंकि लोग पैसा जो कमाते हैं, बहुत पैसा कारोबार के माध्यम से कमा लेते हैं, वो फिर वापस राजनीति में जाते हैं और इस रास्ते के माध्यम से फिर वो विधायिका के सदस्य बनने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इस पर सबको एक बार दोबारा से आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है आशीष भाई, इस पर भी सबको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और जो पैसा वापस मांगते हैं, तो फिर आप देखिए ये स्थिति वही होगी। गुरुद्वारे तो सक्षम है भगवान की दया से, लेकिन सब लोग तो सक्षम नहीं है। सब सक्षम नहीं है। जो जो लोग समाज सेवियों से लाभ ले रहे हैं वो सावधान हो जाएं। लेकिन एक बात और है कि हरियाणा में ये ट्रेंड, क्योंकि हरियाणा में 90 की असेंबली में, बहुत छोटी असेंबली है 90 की असेंबली, 90 की असेंबली में मैं ये बात कई दिन से, ये अब मैं हरियाणा निकला तो ये बात मैं समझ पाया। मैं अक्सर सोचता था कि हरियाणा में निर्दलीय अगर अनुपात देखें तो इतनी छोटी असेंबली में निर्दलीय हरियाणा में बहुत जीतते हैं। ये अनुपात और कहीं नहीं है जो मतलब मैं हरियाणा में देखा। यूपी के 403 की असेंबली में, इससे सोचिए 4.5 गुना बड़ी असेंबली में ये अनुपात नहीं दिखता है, नहीं है, क्योंकि इतने समाज सेवी वहां पर नहीं आते हैं। यहाँ पर ये हैं, बलराज कुंडू हैं, बहुत लोगों की चर्चा में फील्ड में सुना कि जो इनका इसलिए है कि ये बसें चलवा देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ये जो निर्दलीय वाला हरियाणा में है, ये इसको इम्पैक्ट कहें, रोग कहें, बीमारी कहें, जो भी कहें, ये हरियाणा में एक नया मतलब एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, ये राजनैतिक संस्कृति एक डेवलप हुई है, और उसका विद्रूप रूप टोहाना में दिखा है। और जब विद्रूप रूप दिख जाता है, किसी भी जो है पर्दे के पीछे छिपा हुआ कोई विद्रूप चेहरा, विद्रूप रूप दिखता है,
तब रिकंसिडरेशन का दौर शुरू होता है। अब लोगों को सोचने का वक्त है, सोचे, चुनाव में अभी भी वक्त है, आपके सोचने का वक्त है और चुनाव में भी अभी वक्त है। तो वक्त रहते आप सोच लेंगे तो आगे का वक्त बेहतर होगा, यही कहेंगे। इजाजत दीजिए। द फोर्थ स्टेट और रविंद्र भाई फील्ड में हैं, इनसे हम भी रिपोर्ट लेते हैं, इनसे हम भी जानकारी लेते हैं कि कहाँ क्या माहौल है। और हरियाणा में जाता हूं तो इन लोग से गाइड भी लेता हूं कि किधर जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किधर से खबरें बन पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं यहाँ के क्षेत्रों से भौगोलिक रूप से बहुत वाकिफ भी नहीं हूं। तो इनसे हम भी रिपोर्ट लेते हैं, तो आप लोग भी इनकी रिपोर्ट लेते रहिए, देखते रहिए। इजाजत दीजिए, हमें न्यूज लॉन्चर भी देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आशीष भाई।